या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, ये कार्यक्रम बहुत ही खास है, आपके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम इसको सजा कर लेकर आते हैं ढेर सारे रंगों से। कभी मनोरंजन, कभी ज्ञान विज्ञान, कभी हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, बच्चों को पढ़ाने से लेकर डॉक्टर्स की सलाह आपको देते हैं, कभी घुमाने ले जाते हैं सैर पर। तो आज के अंक में कौन कौन से रंग सजे हुए हैं ये जानना भी तो जरूरी है। तो जो रंग आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, उसके लिए कुछ बात भी तो कर ली जाए। जी हाँ, अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि लहरों सी लहराती जाए, सीटी बजाती धुआं उड़ाती जाए, कोई ना रोक सके रफ्तार, लोहपत गामिनी यह कहलाए, दुनिया भर का बोझ उठाए, रात और दिन सफर करवाए, सबसे उत्तम इसकी सवारी, सबकी सुरक्षा की ले ये जिम्मेदारी, ये है भैया रेल हमारी। जी हाँ, समझ चुके होंगे कि एक सब्जेक्ट तो है हमारा रेल। अगला क्या होने वाला है उसके विषय में भी तो जानकारी दे दी जाए। तो अगला है, आग से किसी अजनबी को बचाते बचाते मैं भी कभी जल जाता हूँ। आग से कभी किसी अजनबी को बचाते बचाते मैं भी कभी जल जाता हूँ। बदन के सारे जख्म सच में बड़ा जलते हैं, लेकिन सच कहूँ तो दिल को सुकून बड़ा आता है, दिल को सुकून बड़ा आता है। जी हाँ, सैल्यूट है उन जवानों को जो कि प्रतिबद्ध हैं हम सभी के जीवन को बचाने के लिए। ऐसे जवान जो कि पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं, और ये होते हैं फायरमैन। जी हाँ, फायर ब्रिगेड के ये जो कर्मचारी हैं, ये हम सभी की जान बचाते हैं। तो आज के जो दोनों विषय हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि आपको पता है कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और लाइव फोन इन कार्यक्रम होने के नाते सुबह 8 तो बज चुकी है, 9 बजे तक हमारी सारी लाइंस खुल चुकी हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपके मन में अगर कोई प्रश्न या फिर जिज्ञासा है तो जल्दी से हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए और हमें लगाइए फोन। तो जल्दी से हमारे फोन नंबर्स नोट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ हमारे नंबर्स, जो कि हैं, पहला भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755266049। साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क नंबर है भाई, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, 1800233040। हमारे स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं। 1 घंटे के लिए आपके फ़ोन का मैं इंतज़ार करूंगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे कार्यक्रम की रीत के अनुसार देखते हैं कि आज का पंचांग क्या है, आज की तिथि क्या कहती है। विक्रम संवत 2081 चैत्र माह शुक्ल पक्ष सप्तमी है तिथि, 15 अप्रैल 2024 है तारीख, दिन है सोमवार। जी हाँ, आज के दिन जो भी हमारे दर्शक हैं जिनका भी जन्म दिवस है, जिनकी भी शादी की सालगिरह है, उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दूरदर्शन परिवार देता है। और आज है सप्तमी। जी हाँ, सप्तमी के दिन हम माँ काल रात्रि की पूजा आराधना करते हैं। पूरा देश पूरी धूमधाम से लगा हुआ है भाई, हम सभी लोग माँ काल रात्रि की पूजा करेंगे और उनसे अर्चना करेंगे कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। साथ ही साथ 10 से 16 अप्रैल रेल सप्ताह मनाया जाता है हमारे देश में। साथ ही साथ 14 से 20 अप्रैल फायर सर्विस सप्ताह भी मनाया जाता है। तो यही है हमारे आज के विषय। अब झांक लेते हैं कि किस प्रकार से इतिहास में आज की जो तारीख है यानी कि 15 अप्रैल को क्या कुछ खास घटित हुआ था। उस इतिहास के झरोके से भी झांक लिया जाए। तो देखते हैं इतिहास। 1469 सिख धर्म के इतिहास में 15 अप्रैल का दिन बेहद खास है। इसी दिन तलवंडी राय भोड़, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं सिख पंथ की स्थापना करने वाले बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस जगह को अब ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1563 सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन सिंह जी का भी आज जन्म दिवस है। अगर बात की जाए 1994 की, भारत सहित 109 देशों द्वारा गेट समझौते की स्वीकृति दी गई थी। आ जाते हैं 1998 पर। थम्पी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक लेंज का आज निधन हुआ था। इन्हें हमने खो दिया था। 2000
आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आह्वान के साथ 77 शिखर सम्मेलन हवाना में संपन्न हुए थे। 2004 राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े लिट्टे उग्रवादी वी मुरलीधरन की कोलंबो में हत्या कर दी गई थी। 2010 की अगर बात की जाए तो भारत में निर्मित पहले क्रायोजेनिक रॉकेट GSLV-D3 का प्रक्षेपण नाकाम हो गया था। जी नहीं, ये नाकामी नहीं थी, ये आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र था। हम इसके आगे भी बढ़े, हमारे देश ने हार नहीं मानी। अब बात कर ली जाए जन्म दिवस पर, तो क्यों आज का दिन खास है? क्योंकि आज 15 अप्रैल के दिन किन किन का जन्मदिन है, उन्हें बधाइयां देना भी तो जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी, जी हाँ, हमने इन्हें देखा हुआ है शांति में। शांति जो टीवी सीरियल है बहुत पॉपुलर हुआ, साथ ही साथ एशियन पेंट में हमने इन्हें देखा। ये यूथ आइकन बनी इनके ड्रेसिंग सेंस के कारण। फैशन डिजाइनर तो ये ही तो इन्हें बहुत सारी बधाइयां देते हैं हम मंदिरा बेदी जी को। साथ ही साथ भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया जी का भी आज जन्मदिन है, उन्हें भी ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं वंदना कटारिया जी को। ये तो हुई इतिहास की बात। अब आ जाते हैं एक छोटे से विचार पर, क्योंकि एक विचार एक मनुष्य की सोच बदलने के लिए बहुत काफी होता है। जीवन भर उसको अगर हम आत्मसात करें तो अपने जीवन को एक अलग राह पर ले जाते हैं, और एक दिन बनाने के लिए तो छोटा सा विचार काफी होता है। तो क्यों ना आज का विचार जान लिया जाए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों को भी कुछ देना चाहिए, और ये शुभ वचन हमें दिए थे गुरु नानक देव जी ने। जी हाँ, इन वचनों को हम सभी आत्मसात करें। जो भी हम कमाएं उसमें से अगर गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को कुछ दे दी जाए तो उनकी दुआएं पूरी जिंदगी भर काम करती हैं। तो ये हमने बात कर ली सब इतिहास की, विचार की, तिथि की, लेकिन आ जाते हैं अपने विषय पर। तो चलिए आज का विषय आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो कि है रेल सप्ताह पर विशेष। इस विशेष जानकारी को देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि हैं मोहम्मद अबू आसिफ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। धन्यवाद। साथ ही साथ आपको मिलवाना चाहूंगी, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि हमारे साथ हमारे जीवन रक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हैं फायर सर्विस सप्ताह पर बात करने के लिए श्री पंकज खरे जी, फायर एंड रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, भोपाल फायर ब्रिगेड। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों ना सबसे पहले पथगामिनी रेल के विषय में बात कर ली जाए। तो आप सर ये बताइए कि हमारा देश आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी लिए हुए है। एक दिन में जो रेल सर्विस है, कितनी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसके पास कितनी कैपेसिटी है? जो भारतीय रेल है जी, इसका एक बहुत पुराना इतिहास है, करीब करीब 170 साल पुराना। और आज की तारीख में भारतीय रेल जो है वो करीब करीब 3.5 करोड़ पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। इसके लिए जो भारतीय रेल का जो रूट नेटवर्क जो कहा जाता है वो करीब 68,000 किलोमीटर का है जी। 60,000 कोचेज हैं और करीब 10,000 से ज़्यादा लोकोमोटिव्स हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारतीय रेल ने जो अपनी शुरुआत की थी परिचालन की, वो स्टीम इंजन से की थी। तो आज भी कुछ स्टीम इंजन जो हैं वो माउंटेन रेलवेज यूज़ कर रहा है टूरिस्ट के लिए, और करीब करीब 39 स्टीम इंजन अभी भी सर्विस में हैं। और भारतीय रेल जो है वो करीब के जो 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं करीब, वो अलग अलग कैपेसिटी में जो हैं इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा देश की जो भारतीय रेल है उसमें हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो आज की तारीख में किसी भी एक यूरोपियन नेशन की पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। खरे सर, आप ये बताइए कि किस प्रकार से 14 अप्रैल से 20 अप्रैल को ही ये जो फायर सप्ताह मनाया जाता है, क्यों खास है इस दिन और क्यों इन्हीं दिनों में मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि एक घटना घटित हुई थी मुंबई में 14 अप्रैल 1944 में। लगभग दोपहर 2 बजे मुंबई बंदरगाह फोर्ट स्टीकेन
फोर्ट स्टिकेन नाम का एक मालवाहक जहाज़ था जिसमें लगभग 80 टन रुई की गांठें और 1400 टन बारूद था, और इसमें सैनिकों के शस्त्र अस्त्र भी मौजूद थे। वहाँ अचानक से आग लग गई थी। बारूद के कारण आग बहुत विकराल थी, तो हमारे मुंबई फायर सर्विस के फायर फाइटर्स ने वहाँ उस आग को बुझाने का प्रयास किया। बुझा भी लिया गया, लेकिन आग विकराल थी, बारूद था, उस कारण से हमारे 66 फायरमैन शहीद हो गए थे उस अग्नि दुर्घटना में। तो इनकी याद में हम हर साल 14 से 20 अप्रैल तक एक जागरूकता कार्यक्रम रखते हैं, और 14 अप्रैल को इनको नमन करते हैं, शहीदों को, 66 फायरमैन को। और 14 से 20 अप्रैल तक हम पूरे देश में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करते हैं ताकि लोग और हमारी जनता पूरे देश की जागरूक हो सके। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। क्या कभी मन में ऐसा आता है, लोगों को ये लगता है कि फायर ब्रिगेड यानी कि सिर्फ और सिर्फ आग बुझाने का काम, क्या कुछ और अलग काम भी होते हैं? ये बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने। आम लोगों में 99% लोगों की सोच यही है कि इनका काम केवल गर्मियों में ही होता है, फायर गर्मियों में ही लगती है, आग गर्मियों में ही लगती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दूरदर्शन के माध्यम से कि फायर ब्रिगेड का काम केवल आग बुझाना ही नहीं होता है। फायर ब्रिगेड के अंतर्गत कई काम आते हैं। वीवीआईपी ड्यूटियाज आती हैं, कहीं किसी जलाशय में कोई यदि डूब गया है तो उसको बचाने का काम फायर ब्रिगेड का होता है। किसी जहरीली जीव जंतु, सांप ने किसी को काट लिया है तो उसका काम फायर ब्रिगेड का होता है। किसी के यहाँ डेथ हो गई, शांति वाहन, वो भी फायर ब्रिगेड के अंतर्गत ही आता है। बिल्डिंग कोलैप्स, बाढ़, बारिश में भी यदि कोई जल भराव की स्थिति आती है, कई क्षेत्र डूब जाते हैं तो वहाँ भी रेस्क्यू करना, बिल्डिंग कोलैप्स, बाढ़, बोरवेल, आज आपने सुना ही होगा रीवा क्षेत्र में मयंक 6 साल का जो बच्चा था वो बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था, जिसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सभी काम, जितने भी आकस्मिक काम, आपातकालीन काम हैं, ये फायर ब्रिगेड के अंतर्गत ही आते हैं। जी, बहुत बहुत ही बड़ी बात है। मुझे लगता है कि एक आम जनता को यही समझ में आता है कि सिर्फ आगे बुझती है। जी, आसिफ सर, ये बताइए कि हमारे देश में कितने प्रकार की ट्रेन होती है, एक पैसेंजर कितने प्रकार की ट्रेन्स होती हैं और कितने प्रकार की सुविधाएं वो ले सकता है? ट्रेन्स जो हैं एक्चुअली, उसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एक ब्रॉडर, जी, तो शुरुआत जो की थी भारतीय रेल ने, वो एक पैसेंजर ट्रेन कहलाती थी जो हर एक स्टॉप पे रुकती थी। जी। अभी जो है जैसे जैसे साल बीतते गए और अपग्रेडेशन होता गया पैसेंजर एमिनिटीज़ में और रेल सुविधाओं में, तो अभी भी जो है कुछ पैसेंजर ट्रेन्स हैं, कुछ मेल हैं, कुछ एक्सप्रेस हैं, फास्ट ट्रेन्स हैं, सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, जी, एसी सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं जैसे हॉलीडे स्पेशल है और कोविड स्पेशल है, जी, और कुछ स्पेशल लग्जरी ट्रेन्स भी हैं या हाई स्पीड ट्रेन्स भी हैं। जैसे कि अगर अपन सुपर फास्ट ट्रेन की बात करें तो अभी अपन बात करते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन है और उसके कम स्टॉप हैं और स्पीड उसकी ज़्यादा है। भारतीय रेल ने हिंदुस्तान में, मतलब दूरदर्शन के दर्शकों को या बाकी जो और भी जो लोग देख रहे हैं उनको ये आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की जो पहली सुपरफास्ट ट्रेन जिसको कहा जा सकता है वो डेक्कन क्वीन 1930 में चालू हुई थी। अरे वाह, जी, जो कि मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि अब छत्रपति शिवाजी स्टेशन है, वो डेली ट्रेन जो है पुणे तक के लिए चालू की गई हाँ थी। जी, जी। उसके बाद जो है दूसरी जो सुपरफास्ट ट्रेन आई वो 1969 में आई, राजधानी के नाम से। ओहो, जी। उसके बाद जो तीसरी जो मेजर सुपरफास्ट ट्रेन आई जिसको कि डे रिटर्न ट्रेन कहा जाता है, शताब्दी, वो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जन्म शताब्दी पे वो चालू की गई थी। हाँ जी, जी, उसके बाद फिर बाकी ट्रेन्स भी आती रही हैं, जैसे हमसफ़र एक्सप्रेस है, जी, या दुरंतो एक्सप्रेस है, जी, या गतिमान एक्सप्रेस है, या फिर अभी जो वंदे भारत ट्रेन्स चालू की हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। और टूरिस्ट प्रमोशन के लिए जो है, जो एक पैलेस ऑन व्हील्स चालू करी थी, उस कैटेगरी में अभी 4 ट्रेन हैं। अच्छा, अच्छा, एक गोल्डन चैरियट है, एक दक्कन ओडिसी है, एक जो है आपकी मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, महाराजा एक्सप्रेस है, हाँ जी, और एक अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर ये 4 हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, दर्शक चाहें तो इसके बारे में जानकारी उनको इंटरनेट से भी मिल सकती है। हाँ जी, 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 जी। मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उसको बहुत सुचारू रूप से आप चला रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। खरे सर के पास में चलते हैं। खरे साहब, आप परिवार वाले हैं, एक मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं डर लगता है। हाँ जी, ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, लखराम सूर्यवंशी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार जी, नमस्कार जी।
जी, मेरा एक प्रश्न था कि आजकल हाई राइज बिल्डिंगें बहुत बन रही है सिटी में, जी तो इसमें क्या सुरक्षा के इंतजाम करना चाहिए, मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगा। जी जी जी, बहुत हेलो। अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल आपका प्रश्न हम तक आ चुका है जी, जी धन्यवाद। जी। नमस्कार। जैसा लखाराम जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हाई राइज बिल्डिंग बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। स्पेशली राजधानी भोपाल में ही देखा जाए तो बहुत तेज़ी से हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं। इनमें फायर सेफ्टी उपकरण को कैसे इंस्टॉल किया जाए, इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट 4 के अनुसार एक पूरा बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग कितने स्क्वायर फीट में है, क्या हाइट है उसकी, क्या लेंथ है और क्या कार्य होगा उसमें, तो उस हिसाब से हमारे फायर कंसल्टेंट उसका फायर ड्राइंग बनाते हैं। फायर ड्राइंग बनाने के बाद में एक फायर एनओसी ली जाती है। अच्छा। फायर एनओसी ली जाती है तो उस फायर ड्राइंग के अनुसार ही पहले फायर प्लान के नाम से वो एनओसी दी जाती है जब वो बिल्डिंग नहीं बनती है। जब वो कंस्ट्रक्शन रहती है, जब वो बन रही होती है, उस टाइम फायर प्लान लिया जाता है। जब वो पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो फायर एनओसी ली जाती है, जिसकी अवधि 3 साल की होती है। जब ये फायर एनओसी दी जाती है तो फायर प्लान के अनुसार ही हम उस पूरी बिल्डिंग में ड्राइंग के अनुसार वो फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल हैं, कुछ कमी तो नहीं है, ये सब देखा जाता है, विजिट किया जाता है। जब हमारी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ओके किया जाता है तब फायर एनओसी दी जाती है। जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका। और जो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है वो मैं आपके खरीसा पूछूंगी कि एक मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा जीवन तो अब कहीं खत्म ना हो जाए, मेरे परिवार का क्या होगा। तो जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, आप उनसे जब रूबरू होते हैं, तब आपके मन में क्या प्रक्रिया चलती रही होती है? ये बिल्कुल सच बात है। हम भी फायर फाइटिंग करते हैं, कई रिस्क को लेते हैं, कई बार हमारी भी जान खतरे में आ जाती है और कई बार छोटी मोटी चोटें लगी हैं। लेकिन जब हम किसी फायर कॉल पर जाते हैं और किसी का रेस्क्यू करते हैं, मैंने स्वयं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक अपनी 17 साल की उम्र कार्यकाल में कबूतर का रेस्क्यू किया है। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी कि कबूतर को कौन बचाता है। कबूतर का रेस्क्यू किया, गाय का रेस्क्यू किया है, एक बिल्ली का रेस्क्यू किया है और कई लोगों का, उसमें से एक गर्भवती महिला है, उसका भी रेस्क्यू किया था। तो जब गर्भवती महिला का कोलार क्षेत्र की ही घटना है, 2nd फ्लोर पर आग लगी थी और हमें सबसे पहले वहाँ पहुँचा था मेरे पर्सनल व्हीकल से, फिर फायर डिपार्टमेंट के हमारे फायर व्हीकल्स आए थे। जब वहाँ मैंने रेस्क्यू किया तो काफ़ी स्मोक था, तो 2-3 बार गेट ओपन था उस भवन का, लेकिन मैं जब गया तो स्मोक के कारण अंदर नहीं जा पा रहा था। लेकिन जब उनके परिवार ने बताया कि वहाँ एक लेडीज़ है अंदर किचन में, तो मैं क्रॉलिंग करता हुआ, नीचे लेटते हुए, क्रॉलिंग करते हुए जब मैं गया तो लास्ट में किचन में एक प्रियंका नाम की एक महिला थी, उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला और 108 में रवाना किया। मुझे नहीं मालूम था कि ये महिला हैं जो प्रियंका हैं वो गर्भवती हैं या नहीं हैं। दूसरे दिन जब मैंने पत्रिका के फ्रंट पेज पर देखा तो पूरी खबर थी, उसमें मुझे पता चला कि ये 7 महीने का गर्भ है और ये प्रियंका गर्भवती हैं। जी हाँ। उस हादसे के बाद मैं कुछ महीनों बाद वहाँ गया, उनसे मिलकर आया और उस बच्चे के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। उस बच्चे को जब बचाया तो उस बच्चे के लिए मैं स्पेशली एक चॉकलेट लेकर गया और एक बहुत अच्छा अनमोल पल मैंने क्लिक किया। जी जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपके जैसे फायर फाइटर्स, आपके जैसे जीवनदायी लोग हम लोगों के बीच में, तभी हम सुरक्षित हैं। जी आसिफ सर, आप ये बताइए कि जो 1989 है उसके अंतर्गत जो एक प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए रेलवे एक्ट के तहत, वो सुविधाएं क्या होती हैं? देखिए, रेलवे एक्ट जो बनाया गया है वो पूरे भारतीय रेल का जो परिचालन है और जो उसका स्टैब्लिशमेंट है वो एक पूरा कवर करता है, इंक्लूडिंग जो उनके सर्विस एक्ट हैं मोटा वो भी कवर करता है। वो एक बेयर एक्ट है और उसकी कमेंट्री जो है वो अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन होते हैं और एक्सपर्ट्स उसको करते हैं। तो यात्रियों की बात करें जब अपन, तो सबसे जो ज़रूरी है, जो जिम्मेदारी है, जो रेलवे एक्ट में भी जो है कि यात्री जो हैं वो सुरक्षित यात्रा करें। तो सुरक्षित यात्रा जब ही होगी जब एक्सीडेंट्स ना हो। तो जैसे जैसे साल बीतते गए, भारत में रेलवे परिचालन जिस तरह से आगे बढ़ता गया तो चेंजेस होते रहे, अपग्रेडेशन होते रहे, सजेशंस आए, सस्टेनेबल सजेशंस या सस्टेनेबल प्रोसेस या सस्टेनेबल जो मेथड्स हैं उनको यूज़ किया। इसमें जो ब्रेक थ्रू, जो एक सबसे मेजर ब्रेक थ्रू जो सेफ्टी के लिए जो एक नॉर्म है,
या जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अच्छा जी। जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है आपने सुना होगा, मतलब बहुत साल पहले कई बार आप सुनते थे कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है हाँ जी। और कुछ सिग्नल मानवीय भूल की वजह से एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन आ गई, जी जी। या लेवल क्रॉसिंग जिसको हम गेट बोलते हैं वो खुला रह गया और ट्रेन निकल गई और नागरिक भी गाड़ियां लेकर निकल रहे थे। हाँ जी। इंटरलॉकिंग सिस्टम में यह है कि अगर उस ट्रैक पे ट्रेन आ रही है तो दूसरी नहीं आएगी, अगर कोई भी लेवल क्रॉसिंग है उस ट्रैक पे तो वो खुलेगी नहीं जब तक वो ट्रेन का सिग्नल क्लियर ना हो जाए। या किसी भी सेक्शन में जी। पहले एक सेक्शन जो है वो 10 किलोमीटर का होता था, अभी वो शायद 5 किलोमीटर का हो गया है। हाँ जी। जब तक वो सेक्शन क्लियर नहीं हो जाता एक ट्रेन का, दूसरी ट्रेन उस पर नहीं आ सकती। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं जो उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले हुई थी वो अब नहीं होती हैं। जी। बहुत ही रेयरली कभी, मतलब जिसको हम फ्रीक एक्सीडेंट या फ्रीक इंसिडेंट बोलते हैं, उसकी वजह से कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें कि दोनों ही हैं, मानवीय भूल भी है और कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी हैं, बट ये बहुत कम हुई हैं। दूसरा एक जो मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा है वो है एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाए जा रहे हैं ट्रेन में। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लग चुके हैं कि अगर इन सब इंटरलॉकिंग और बाकी जो है एहतियात के बावजूद भी अगर कोई ट्रेन आमने सामने या एक ही ट्रैक पे आ जाती है और एक मिनिमम डिस्टेंस के अंदर आ जाती हैं तो ट्रेन का जो एंटी कोलिजन डिवाइस है वो एक्टिव हो जाएगा और ट्रिगर हो जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग चालू हो जाएगी। अच्छा जी। तो ये एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू हैं ये दो। तो रेलवे के जो यात्री हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस से ट्रैवल कर सकते हैं आज की तारीख में कि उनकी जो सुरक्षा है या सेफ्टी है उसका पूरा पूरा ध्यान रख के निरंतर जो है रेलवे कुछ ना कुछ काम कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया और मुझे लगता है कि अब हम सच में प्रगति तो कर रहे हैं और हमारा देश दुनिया में नंबर 1 तो होने ही वाला है। जी हाँ, रेल में तो मुझे लगता है कि हम हैं ही नंबर 1। आप ही बताइए खरे सर कि अगर कोई गलती हो जाए, कभी असुविधा हो, आग लग जाए, तो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं? यदि किसी क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना हुई है तो सबसे पहले वहाँ का टोल फ्री नंबर होता है। किसी भी शहर में आप यदि अग्नि दुर्घटना हुई है तो वहाँ 101 लगाएं। ये टोल फ्री नंबर होता है, निःशुल्क होता है ये। इस पर सूचना दें, लेकिन सूचना देते समय आप विशेष ध्यान रखें, घबराएं नहीं, आराम से पूरी सूचना दें, पूरी जानकारी दें, किस चीज़ में आग लगी है पूरा पता बताएं और कहाँ कहाँ किस फ्लोर पर आग लगी है उस आग की पूरी जानकारी दीजिए। उसके बाद ही उसे डिस्कनेक्ट कीजिएगा। घबराहट में इंसान अधूरी जानकारी देता है, हमारा फायर फाइटिंग स्टाफ वहाँ पहुँचता है और उस पॉइंट पर पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। हाँ जी जी। आज के नौजवानों को हम ये सिखाना चाहते हैं, हमारी जो भावी पीढ़ी है, कि आप भी देश की सेवा करें, आप भी दूसरों की जान बचाएं। तो जो नौजवान हैं वो फायर फाइटर्स कैसे बन सकते हैं? कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, क्या पढ़ना पड़ता है? फायर फाइटर्स बनने से पहले एक आम नागरिक का आपको कर्तव्य निभाना होगा। सबसे पहले जैसे ही हम फायर कॉल पर जाते हैं तो फायर व्हीकल हमारे यहाँ की बहुत तेज़ी से जाती हैं। जनरली हर शहर में देखना होता है और देखा जाता है कि जब फायर व्हीकल जाती है तो ट्रैफिक में फंस जाती है, उन्हें साइड नहीं दिया जाता है। तो कोई सी भी इमरजेंसी व्हीकल, चाहे वो पुलिस हो, एम्बुलेंस हो या फायर व्हीकल हो, यदि वो रोड पर इमरजेंसी कॉल पर निकली हुई है तो सबसे पहले उसे रास्ता दिया जाए। आम नागरिक बनिए। उसके बाद में यदि आपको फायर फाइटिंग लाइन में आना है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भोपाल में एक संस्था है ये। यहाँ से फायरमैन का 6 माह का डिप्लोमा होता है। यहाँ फिजिकली और थ्योरी दोनों, फिजिकल और थ्योरी दोनों सिखाई जाती है। सुबह 6 बजे से वो स्टूडेंट शाम के 3 बजे तक बिजी रहता है और इसमें फिटनेस के हिसाब से भी और थ्योरी के हिसाब से भी क्या क्या फायर फाइटिंग सिस्टम्स होते हैं, किस तरह का डिसिप्लिन होता है, ये सब सिखाया जाता है। यहाँ एक भोपाल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये हो गया और एक नागपुर में है, नागपुर फायर एकेडमी, ये भी गवर्नमेंट है। यहाँ से भी फायर इंजीनियरिंग का कोर्स किया जाता है। जी जी। जो हमारे नौजवान हैं वो जाना चाहते हैं, उन्होंने बता दिया सर ने कि आपको कहाँ कैसे पढ़ना है। आसिफ सर ये बताइए कि अभी तो हमने जैसे कि सर से पूछा कि किस नंबर पर कॉल करके हम अग्नि की जो सुरक्षा है उसके लिए जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जब रेल में हमारे साथ दुर्घटना होती है तब हम कौन से नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं? देखिए, रेल दुर्घटना जो होती है वो एक बहुत दुखद घटना होती है और उसके लिए जो है सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल,
उसको जो है आपको इन्फॉर्म करना, जो यात्री हैं उसमें एक 139 नंबर है रेलवेज का, जो बेसिकली सुविधाओं के लिए है, जानकारी के लिए है, आप उस पर भी दे सकते हैं। पर दुर्घटना के केस में जो है वो आपको डायल 100, डायल 101, उसमें फायर ब्रिगेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। और जो भी आपके डिस्ट्रेस नंबर हैं उस पर आपको कॉल करना रहता है दुर्घटना के केस में जी। हाँ, अगर आपको रेलवे की सुविधाएं से कोई शिकायत है जी। उसके लिए जो है रेल मदद ऐप है, ट्विटर है और एक गवर्नमेंट पोर्टल भी है www.pg.gov या गवर्नमेंट pgportal.gov.in। जी। तो इस तरह के अलग अलग हैं जो रेल की सुविधाओं से हैं। जो दुर्घटना है वो एक अलग सब्जेक्ट है, टोटल वो एक अलग मैटर है। तो उसके लिए जो भी हैं, जो उससे पीड़ित हैं या जो भी इन्फॉर्म करना चाहें तुरंत, वो जो है 100 नंबर और 101 को ज़रूर डायल करें। ठीक। भले ही वो 139 को बाद में करें, पर 100 और 101 इज फॉरमोस्ट। जी। अब मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार की हमारे साथ समस्याएं, किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ, तो क्या सभी लोग 100 नंबर पर ही डायल करेंगे या सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं? नहीं, देखिए 100 नंबर तो सिर्फ दुर्घटना के लिए, सिर्फ दुर्घटना के लिए, क्योंकि उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और वो रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। 100 नंबर एक ऐसा है जो हर जगह से लग जाता है जी। और क्योंकि दुर्घटना होती है तो वो तुरंत, आजकल सिस्टम ये है कि कुछ भी ट्रैक पे प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो वो रेलवे के नियरेस्ट स्टेशन को भी पता चल जाता है जी। तो 100 नंबर और 100 नंबर है वो डिजास्टर नंबर। रेल की जो यात्री सुविधाएं के लिए है वो 139 है और एक नंबर और एक मोबाइल नंबर है और लैंडलाइन नंबर भी है जो कि डिस्प्ले में आता है, टिकट के साथ भी रहता है, उसको आप कॉल कर सकते हैं और पोर्टल पे भी जा सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे अभी क्या हो गया है कि जो एक एस्केलेशन मैट्रिक्स कहलाता है कि आपने कंप्लेंट करी, जो कि आपकी कंप्लेंट जो है एक लेवल पे गई, अगर वो 10 मिनट में रिजॉल्व नहीं होती है तो नेक्स्ट लेवल पे जाती है जी। आपको जानकर ये खुशी होगी रेलवे के यूज़र्स को कि करीब करीब आपकी कंप्लेंट लॉगिन करने के बाद अगर वो रिड्रेस नहीं होती है तो 20 मिनट के अंदर वो उस जोन के जीएम साहब के पास पहुंच जाती है वो कंप्लेंट जी। और उसके बाद भी नहीं होती तो आधे घंटे के अंदर वो रेल मिनिस्टर साहब के जो डैशबोर्ड है उस पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है सुविधाओं को, रेलवे के यात्रियों की सुविधाओं के लिए, ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो और जो चार्टर और जो मैंडेट फॉलो कर रहा है इंडियन रेलवे उसकी सुविधाएं जो है एंड यूज़र तक पहुँचे। जी। 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 दुर्घटना के लिए तो 100 और 101 ही है, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी। मुझे लगता है ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा है, इसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। आज थोड़ा सा कम टाइम था, अगली बार ज़रूर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप आए खरे साहब और आप आए आसिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे माता के भजन, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौट कर आएंगे।
रहें हमेशा खुशहाल, करें अपने स्वास्थ्य की देखभाल। देखिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य हर सोमवार शाम 4:35 पर डीडी मध्य प्रदेश पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम मिलवाने वाले हैं आपको, जी हाँ, एक ऐसे लोकगीत गायक से जो आज नवरात्रि पर आपका मन मोह लेंगे। जी हाँ, माता के भजन सुनेंगे, गणपति देवता के भजन सुनेंगे, तो क्यों ना इनसे मिल लिया जाए। ये है डॉक्टर हेमराज सिंह बामनिया, मालवी लोकगीत गायक हैं। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने गाना कब से शुरू किया, आपको प्रेरणा कब से मिली, क्यों आपने सोचा कि मैं गायक हूँ बनूं? मैम जो है, मेरे पिताजी भी जो है अच्छे भजन गायक कलाकार थे, भगत जी के नाम से फेमस थे वो, और उनसे मैंने भजन सीखे। इसके बाद में मैं 1993 में कॉलेज में था, तब प्रहलाद सिंह टिपाणी जी की कैसेट आई थी, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। तो उससे मुझे अंदर से वो थोड़ी फीलिंग आई कि मुझे भी जो है ये संतों की वाणी वचन को जो है सुनना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मैंने तब से कॉलेज के साथ साथ मैंने भजन गाना भी शुरू कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जब कार्यक्रम में हमने बता ही दिया है हमारे दर्शकों को कि चूंकि नवरात्र चल रही है और भाई भजन की शुरुआत तो गणपति देवता को मनाने से ही होती है, तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों को गणपति भजन सुनाएं। जी। गजानंद गौरी के लाला हो तुमको सुमरे जग सारा, गजानंद गौरी के लाला हो तुमको सुमरे जग सारा। हाँ सुमरे जग सारा, गजानंद सुमरे जग सारा। हाँ सुमरे जग सारा, गजानंद सुमरे जग सारा। गजानंद गौरी के लाला तुमको सुमरे जग सारा।
हाँ कौन तुम्हारी देवा माता कहिए, कौन तुम्हारे पिता। हाँ कौन तुम्हारी देवा माता कहिए, कौन तुम्हारे पिता। हाँ कौन तुम्हारे पिता गजानंद, कौन तुम्हारे पिता। गजानंद गौरी के लाला, तुमको सुमरे जग सारा। हाँ माता तुम्हारी देवा पार्वती कहिए, पिता शंकर देवा। हाँ माता तुम्हारी देवा पार्वती कहिए, पिता शंकर देवा। हाँ पिता शंकर देवा गजानंद, पिता शंकर देवा। गजानंद गौरी के लाला, तुमको सुमरे जग सारा। हाँ हर बुधवार देवा पूजा तुम्हारी, मोदक भोग लगाया। हाँ हर बुधवार देवा पूजा तुम्हारी, मोदक भोग लगाया। हाँ मोदक भोग लगाया गजानंद, मोदक भोग लगाया। गजानंद गौरी के लाला, तुमको सुमरे जग सारा। गजानंद गौरी के लाला, तुमको सुमरे जग सारा। तुमको सुमरे जग सारा, तुमको सुमरे जग सारा। गजानन गौरी के लाला, तुमको सुमिरे जग सारा। बिल्कुल सही बात है। गणपति को मनाने के बाद ही तो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, कमल मालवीय जी देवास से। स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मैम नमस्ते। मेरा मामले जी से सवाल था कि कबीर जी का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो आज के आम जन के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है और ये किस प्रकार से लोगों के जीवन को में वो बदलाव ला सकता है। हाँ जी मालवीय जी नमस्ते। आज जो है दुनिया में दौड़ धूप में मनुष्य के पास सब कुछ है, धन दौलत गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ है, परंतु नहीं है शांति। और कबीर और संतों का जो संदेश है वो शांति प्राप्त करने का संदेश है कि सारी दौड़ धूप से दूर होकर के हमें कुछ पल जो है शांति के लिए भी निकालना चाहिए। तो संतों ने जो संदेश दिया है वो आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए दिया गया है, जो धन दौलत से नहीं प्राप्त किया जा सकता। बहुत बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आपने मालवी भाषा क्यों चुनी, कौन सी शैली है आपकी, अगर हमारे दर्शक जानने चाहें तो। मालवी, हम जो है मालवा में पैदा हुए हैं जी, और मालवी भाषा जो हमने बचपन से अपने माता पिता से सीखी है और वो अच्छे से उसको जो है गा सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसलिए जो है मालवी में ज़्यादातर गाते भी हैं और उसको समझते भी अच्छे से हैं। हाँ जी हाँ जी। शैली कौन सी है आपकी? मालवी लोक शैली। मालवी लोक शैली है। अच्छा ये बताइए कि आपने किन से सीखा, बचपन से जब आपको शौक आया तो कौन आपके गुरु थे? बचपन से मेरे पिताजी हारमोनियम बजाते थे और गाते थे, तो मैं मेरे पिताजी के पास बैठता था जी। मेरे पिताजी कन्हैयालाल बामनिया जी भगत जी थे और वो 2002 में चले गए हैं। उसके बाद से मैं भी सतत गाने लगा हूँ जी। तो उन्होंने जो है मुझे भजन सिखाया था और मैं, हमारे यहाँ ड्रामा होता था, रामलीला होती थी जी, उसमें भी मैं राम का रोल भी करता था, विष्णु का रोल भी किया था मैंने नौटंकी में, और उनसे ही मुझे ज़्यादातर प्रेरणा मिली थी जी। और जो संतों की वाणी वचन वाला जो है वो मैंने प्रहलाद सिंह टिपनिया जी है, कालूराम बामनिया जी है, इनसे मैंने बहुत सारे भजन सीखे हैं। और निरंतर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे हम कार्यक्रम में सीखते रहते हैं जी।
जी, आपने बोला कि आप इतने अच्छे जब भजन गाते हैं, और अब जब नवरात्रि है, भाई हमने गणपति लाला को तो मना लिया, तो क्यों ना दुर्गा मैया का भी भजन सुन लिया जाए। तो आप सुनाइए हमारे दर्शकों को एक मीठा सा भजन। ओ थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो, थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो। हाँ दर्शन दे दीजो मैया दर्शन दे दीजो, दर्शन दे दीजो मैया दर्शन दे दीजो। ओ थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो, थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो। थारा हाथ रो खांडो मैया हमके दे दीजो, थारा हाथ रो खांडो मैया हमके दे दीजो। ओ हीरा मोती से जड़वैदा मैया पाछो ले लीजो, हीरा मोती से जड़वैदा मैया पाछो ले लीजो। थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो, थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो। थारा हाथ रो त्रिशूल मैया हमके दे दीजो, थारा हाथ रो त्रिशूल मैया हमके दे दीजो। सोना चांदी से मड़वैदा मैया पाछो ले लीजो, सोना चांदी से मड़वैदा मैया पाछो ले लीजो। ओ थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो, थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो। थारा हाथ रो कंगन मैया हमके दे दीजो, थारा हाथ रो कंगन मैया हमके दे दीजो। हीरा मोती से जड़वैदा मैया पाछो ले लीजो, हीरा मोती से जड़वैदा पाछो ले लीजो। थारा मंदरिया में आया मैया पाछो दीजो, थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो, थारा या में आया मैया दर्शन दे दीजो, थारा मंदरिया में आया मैया दर्शन दे दीजो। क्या बात है, तेरे मंदिर में आए हैं मैया, दर्शन जरूर दीजिए। और इतना मीठा भजन सुन के तो भाई मैया जी भी मान जाएंगी, हम सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी। आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि आपका व्यवसाय क्या है? भाई ये तो आपका एक शौक है, लेकिन इसके साथ साथ में आप जीवन याचिका के लिए क्या करते हैं? मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक भी है। अच्छा जी, अरे वाह। दवाखाना, लोगों की सेवा करता हूँ, स्वास्थ्य। इसके अलावा मैं वर्ग 1 में शिक्षक हूँ जमुनिया में, जो राजनीति पढ़ाता हूँ मैं 11-12 को। मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, एक तरफ वो जीवन बचाते हैं, एक तरफ जीवन को नई राह देते हैं, और उसके इन सब से इतर पूरे जीवन को रंगीन करने के लिए, जीवन को एक ओत-प्रोत करने के लिए भगवान के भजन भी सुनाते हैं। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप संत कबीर की बाणी आप जब गाते हैं, तब लोगों से आपका इंटरेक्शन क्या होता है? लोग आपको किस तरह से लेते हैं? क्या उनको समझ में आता है जो वो आप समझाना चाहते हैं? जी, समझ में आता है उनको जी, क्योंकि जो संतों की वाणी वचन में वही लोग बैठते हैं जो थोड़ा थोड़ा उनको समझते हैं जी। और कबीर की जो वाणी है कि करबीर वाणी अटपटी वो झटपट लखी न जाए, हाँ जी, जो झटपट लखी लखे वाकी खटपट ही मिट जाए। क्या बात। क्योंकि जो कबीर वाणी है जो उलट भाषियों में ज़्यादातर कही गई है और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने निरंतर अपनी वाणियों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया था।
तो लोगों को वो स्वतः समझ में आती है और खड़ी बोली में उनसे हम बात करते हैं और भजन गाते हैं तो सब उनको समझ में आता है। जी, जब आप अपनी मालवी भाषा में, इतनी मीठी भाषा कही जाती है, कहते हैं कि इससे सॉफ्ट, इससे मीठी भाषा हो ही नहीं सकती, जब आप लोगों को समझाते हैं, क्या कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि कोई लोग आपके पास आए हैं और उन्होंने ये बोला कि आपने हमें समझाया और हमारे जीवन की राह बदल गई? बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी वजह से जो है उनके जीवन में सुधार आता है। जिसे हम कभी कभी संतों ने जो व्यसन मुक्त की बात की थी, उसमें जैसे कई घर तबाह हो जाते हैं जी शराब के कारण से, तो लोग जब भजन सुनते हैं और उनको उस चीज़ की लगती है तो वो शराब छोड़ देते हैं, जिससे उनके घर परिवार में सुख शांति आई है। ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं, हमारे जो मित्र हैं वो पीते थे, उन्होंने बंद की है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, ये बताइए कि जब आप ये जो संत कबीर की बाणी सुनाते हैं, हम जब बात कर रहे हैं आपसे, तो क्यों ना हम भी सुने, तो आप हमें अपनी बाणी में कुछ सुनाएं। गुरु इस संसार में कई प्रकार के होते हैं, पर हमें कैसे गुरु करना है वो इस भजन में है। गुरु गम से खोजो गगन में, कहाँ है गुप्ती गंगा, देखा होए तो कोई बता दो रे मोती के सारंगा, मोती के सारंगा। गुरु गम से खोजो गगन में, कहाँ है गुप्ती गंगा, देखा हुए तो कोई बता दो रे मोती के सारंगा, मोती के सारंगा।
है, कहाँ से आया है, कहाँ समाना है, भाई यही तो गुरु हमें बताते हैं। और अगर हमारे जीवन में गुरु आ जाएं तो जीवन को सार मिल जाता है। जी हाँ, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं सीहोर से। सुरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी सर, बामनिया जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैं सुरेश बोल रहा हूँ, हरनावला वाला। जी जी बोलिए सर। सर, ये शिक्षा जगत पर कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ ना कुछ नया, कैसे क्या आगे बढ़ना है? शिक्षा जगत पर शिक्षा जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव समाज का उत्थान अगर करना है तो बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए जो है शिक्षित सरकार भी हर प्रकार से, जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने प्रयास किया है कि शिक्षा अच्छी से हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है माता पिता का भी होता है। क्योंकि बच्चे के ऊपर अगर माता पिता का ध्यान रहेगा तभी बच्चा अच्छे से कुछ प्राप्त कर सकता है। नहीं तो कई बच्चे हमने माता पिता को देखा है कि स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं और कि जो जाने वो गुरुजी जानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बच्चों पर निरंतर उनकी गतिविधि पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसी संगत में बैठता है। कि कहते हैं कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री सब एक ही भाव विकाए। तो हमें ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए जिससे जो है हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को अच्छे से उनके होमवर्क को चेक करें, गुरुजी क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते उसको देखें, और 8 दिन में एक बार अवश्य रूप से अपने उनको इस स्कूल का विजिट करें, स्कूल में जाएं, गुरुजी से बात करें, बच्चा आता है कि नहीं आता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, गृह कार्य करता है कि नहीं करता है। ये सारी चीज़ें अगर वो पता करेंगे तो निश्चित रूप से वो शिक्षा अच्छे से प्राप्त करेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और आप आए हमारे स्टूडियो में और आज माता के भजन सुने, भाई हमने संत कबीर की वाणी सुनी, साथ ही साथ हमने गणपति जी का भजन सुना। आज इतना मनोरंजन हुआ है, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी। दर्शकों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से रेल हमारे देश की सेवा कर रही है, फायर फाइटर्स हमारे देश के जो जनता है उनके जीवन बचाने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ माता के भजन सुने। रोज सुबह यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से 9 आपके लिए दूरदर्शन परिवार लेकर आता है नमस्कार एमपी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।